शहर का नाम। ज़रा सोचिए, क्या कोई धुन बिना किसी साज के, बिना किसी तबले या ढोलक की थाप के आपके दिल की धड़कन बन सकती है? क्या किसी बंद कमरे में बैठकर उठने वाला तूफान बिना किसी कृत्रिम रोशनी के, सिर्फ ढलते सूरज की पीली धूप में कैमरे पर हमेशा के लिए अमर हो सकता है? आज का डिजिटल दौर, जहां हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए हज़ारों मशीनें और करोड़ों की लाइटिंग्स लगती है। ज़रा ठहरिए और याद कीजिए उस सुनहरे कल को, जहां सिर्फ एक ख्याल, चंद सच्चे कलाकार और ज़हन में उबलता जुनून ही जादू रचने के लिए काफ़ी हुआ करता था। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय सिनेमा के इतिहास के उस बेमिसाल दौर की, जब सुरों के शहंशाह किशोर कुमार की दीवानगी और धुनों के जादूगर आर.डी. बर्मन यानी हमारे पंचम दा का तालमेल जब भी पर्दे पर उतरता था तो हवाओं में रोमांस की एक नई खुशबू बिखर जाती थी। इन दोनों ने मिलकर संगीत को सिर्फ सुनाया ही नहीं, बल्कि उसे जीना भी सिखाया। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1974। मशहूर फिल्ममेकर शक्ति सामंत अपनी नई फिल्म अजनबी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना यानी हमारे काका अपने करियर की बुलंदियों पर थे। शक्ति दा ने बड़ी मुश्किल से काका की बेहद व्यस्त तारीखें हासिल कीं और वो तुरंत एक बेहद ख़ास रोमांटिक गाना शूट करना चाहते थे। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ये गीत राजेश खन्ना और जीनत अमान पर फिल्माया जाना था और इस रोमांटिक गीत को किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी अपनी खूबसूरत आवाज़ों से सजाने वाली थीं। दोनों ने ही अपनी गायकी से इस गाने में जो फील डाली है, उससे ये गीत रोमांस से भर उठा। जीवन की हम सारी लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस यानी संगीतकारों की एक बड़ी हड़ताल हो गई। सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो खाली पड़ गए, साज़ों पर धूलें जमने लगीं। परेशान शक्ति दा सीधे पहुँचे पंचम दा के पास। उन्होंने अपनी मजबूरी बयां की और कहा कि अगर ये गाना अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो राजेश खन्ना की डेट्स हाथ से निकल जाएंगी और पूरी फिल्म अधर में लटक जाएगी। अब पंचम दा के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। स्टूडियो में उनके साथ केवल 3 म्यूजिशियंस ही थे, बाकी सब हड़ताल पर थे। क्या आप जानते हैं कि पंचम दा ने इस मुश्किल वक्त में क्या किया था? आम इंसान हिम्मत हार जाता है, लेकिन जीनियस वहीं से अपनी राह बनाते हैं। पंचम दा ने फैसला किया कि बिना किसी पारंपरिक वाद्य यंत्र के, बिना किसी ड्रम या परकुशन के वो इस गाने को तैयार करेंगे। उन्होंने अपने एक साथी रंजीत गजमर, जिन्हें लोग प्यार से कांचा कहते थे, उनसे कहा कि वे 2 सैंड पेपर यानी रेगमाल के टुकड़ों को आपस में घिसें। सोचिए ज़रा, सैंड पेपर। जब वो दोनों खुरदरे कागज़ आपस में टकराए तो एक जादुई आवाज़ पैदा हुई, छुक 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 छुक। ये बिल्कुल एक चलती हुई कोयले की ट्रेन की रफ्तार का एहसास दे रही थी। इसके साथ ही पंचम दा ने बांसुरी पर मनोहरी सिंह और गिटार पर भूपेंद्र सिंह को बिठाया। बस कुल जमा यही 3 लोग। पंचम दा ने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालीं, कांचा से एक नेपाली धुन गुनगुनाने को कहा और इस तरह से जन्म हुआ उस ऐतिहासिक रिदम का, जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि खुद पंचम दा ने भी गाने के बीच में 2 बार अपनी आवाज़ दी है। ए बाबू कहाँ जइयो रे। ए बाबू
बाबुल की आए मोहे याद। बाबुल की आए मोहे याद। शायद आपको न पता हो, अक्सर लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ रेगमाल की ही बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली साइकोलॉजी और तकनीकी जीनियस क्या था, ये कम ही लोग जानते हैं। पंचम दा चाहते तो इस गाने में कोई ढोलक या तबला भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किसी परकुशन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जब दर्शक थिएटर में बैठें तो उन्हें महसूस हो कि वो सच में ट्रेन की छत पर उन प्रेमियों के साथ सफ़र कर रहे हैं। अगर वो स्टूडियो में तबला बजाते तो वो बनावटी लगता है। इसीलिए उन्होंने ट्रेन की अपनी स्वाभाविक आवाज़ को इस गाने का असली संगीत बना दिया। और जब ये गाना शूटिंग के लिए पर्दे पर आया तो जो हुआ वो अपने आप में एक मिसाल है। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला ऐसा हिंदी गीत था जिसे पूरी तरह से एक चलती हुई ट्रेन की छत पर शूट किया गया था। ज़रा उस माहौल की कल्पना कीजिए, हवा का तेज़ दबाव, रफ्तार से भागती असली ट्रेन और ऊपर खड़े राजेश खन्ना और जीनत अमान। उस दौर में ना तो आज की तरह ग्रीन स्क्रीन थी और ना ही कोई ग्राफिक्स। सब कुछ असली था, सब कुछ खतरनाक था। जीनत अमान उस वक्त इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी और उन्हें थोड़ा वेस्टर्नाइज माना जाता था। उनके लिए इस भागती ट्रेन की छत पर खड़े होना बेहद डरावना था। अगर आप आज भी इस गाने के विजुअल्स को ध्यान से देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कुछ जगहों पर जीनत जी ने राजेश खन्ना जी का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ है। यकीन मानिए, वो सिर्फ अभिनय नहीं था, बल्कि दिल में बैठा वो असली डर था जो ट्रेन के हर मोड़ पर बैलेंस बिगड़ने से पैदा हो रहा था। अरे थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। और हमारे काका एक सच्चे जेंटलमैन की तरह पूरे गाने में उन्हें सहारा देते रहे ताकि उनका हौसला न टूटे। ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस गाने में अभिनय और गायकी का जो तालमेल था उसकी मिसाल आज के दौर में मिलना नामुमकिन है। कभी आप इस गाने को दोबारा देखिएगा और गौर कीजिएगा। राजेश खन्ना जी ने गाते वक्त किशोरदा के सांस लेने के अंतराल यानी ब्रीदिंग गैप्स को भी हूबहू कॉपी किया है। अरे जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम। क्योंकि ट्रेन की छत पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है जिससे इंसान की सांस फूलती है। काका ने एक्टिंग करते समय अपने सीने और गले के मूवमेंट को इस तरह से रखा जैसे वो सच में गाते गाते थक रहे हों। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन के हम सारे। क्या कमाल की शिद्दत थी उस दौर के अभिनय में। इस गाने की सादगी और उसकी रूहानी खूबसूरती की एक और बड़ी वजह थी, शूटिंग के समय लाइटमैन और वर्कर एसोसिएशंस की भी हड़ताल चल रही थी। नतीजा, गाने में भी कोई बनावटी या आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पूरा गाना सिर्फ और सिर्फ कुदरती सूरज की धूप में ही शूट हुआ। सूरज की ढलती चढ़ती किरणों के हिसाब से कैमरे के एंगल्स को बार बार बदले गए। यही वजह है कि इसमें एक अजीब सा कच्चा, सच्चा और ऑर्गेनिक एहसास मिलता है जो स्टूडियो की बनावटी लाइटों में कभी भी नहीं आ सकता। जब आनंद बख्शी साहब ने लिखा था हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, तो सतही तौर पर लोगों को लगा कि ये सिर्फ दो आशिकों के घर से भागने की कहानी है। लेकिन ज़रा गहरे उतर कर सोचिए, ये समाज के उस क्लास स्ट्रगल यानी ऊंच नीच के फासले पर एक बेहद खूबसूरत चोट थी। फिल्म में राजेश खन्ना एक गरीब स्टेशन मास्टर बने थे और जीनत अमान एक अमीर घराने की बेटी थी। वो दुनिया छोड़ने की बात महज एक शहर को छोड़ना नहीं था, बल्कि उस समाज के दकियानूसी रिवाजों को भी छोड़ना था। गाने के बीच बीच में जब दोनों कलाकार खामोश हो जाते हैं और सिर्फ ट्रेन की हिसिंग यानी भाप के इंजन की ही आवाज़ आती है, वो पंचम दा की एक और मनोवैज्ञानिक चाल थी।
वो चाहते थे कि जब संगीत थमे तो दर्शक उस खामोशी में भी महसूस करें कि ये दोनों प्रेमी कितनी ऊंचाई और कितने खतरे के बीच अपनी मोहब्बत का सफ़र तय कर रहे हैं। 40 साल पहले उन्होंने इस साउंड डिज़ाइन का इस्तेमाल किया था और शायद आपको न पता हो, लेकिन इस गाने का एक और अंतरा भी था जिसे आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही इनकलाबी अंदाज में लिखा था। उसमें समाज की बेड़ियों के खिलाफ कुछ कड़वे सच भी बयां किए गए थे, लेकिन शक्ति दा को लगा कि पारिवारिक दर्शकों के लिए इसे थोड़ा हल्का और पूरी तरह से रोमानी रखना ही बेहतर होगा। इसीलिए रिकॉर्डिंग के वक्त ही उस अंतरे को हटा दिया गया था। और वो पल जब गाने के बीच में किशोर दा अपनी आवाज़ बदलकर राजेश खन्ना जी के लिए कहते हैं, क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? मैं? हाँ, कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो ऐसा लगता है कि मानो खुद राजेश खन्ना पर्दे से उतरकर हमसे बातें कर रहे हों। किशोर दा सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं देते थे, वो अपनी रूह उस अभिनेता के जिस्म में फूंक देते थे जिसके लिए वो गा रहे थे। पंचम दा ने इस गाने में अपना पसंदीदा माउथ ऑर्गन भी नहीं बजाया था। उनका कहना था कि अगर मैं माउथ ऑर्गन बजाऊंगा तो ये शोले या किसी और फिल्म के जैसा लगेगा, और मुझे इस गाने को बिल्कुल रॉ और ज़मीन से जुड़ा हुआ रखना है। तो दोस्तों, क्या आपने किशोर दा के इस गीत के बारे में ये कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।